आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति के सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्री परिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान एवं पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था लागू हो सके। मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण एवं अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वह स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आवंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखंडों हेतु अप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए
ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यवहारिक स्पष्टता आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित होगा। पीपीपी मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 में संशोधन को अनुमोदित किया गया। अब केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति संकट में कमी आएगी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है। अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। गौड़ खनिज की ऐसी खदानें जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यापक लैप्स घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किए जाने की बाध्यता सुनिश्चित होगी और खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है कि जो कि 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान को पूरे प्रदेश में एक समान लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्खनन पट्टों के समामेलन अनुबंध पश्चात भू प्रवेश एवं पर्यावरणीय शर्तों के अनुरूप संचालन जैसे प्रावधानों को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित दोहन और राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में समस्त सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने संबंधी संशोधन तथा एनडीडीबी के साथ निष्पादित एमओयू की संबंधित कंडिका में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा, जिससे उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक टीका द्रव्यों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न बन पाने एवं जेम पोर्टल पर दर उपलब्ध न होने के कारण टीकों की समय पर आपूर्ति में बाधा आ रही थी, जिससे पशुओं का नियमित टीकाकरण प्रभावित हो रहा था। निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनवरी 27 तक आवश्यक टीका द्रव्यों का क्रय उक्त एजेंसी से किया जाएगा, जिससे पशुओं में रोगों की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा तथा दुग्ध, अंडा, मांस उत्पादन में वृद्धि
सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रुपये के अधिक पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई। बैंकों द्वारा पूर्व में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान एवं सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2,000 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रदान की जा चुकी है। शेष 8,536 करोड़ की राशि आगामी 6 वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा आगामी खरीफ सीजन हेतु उर्वरक की व्यवस्था तथा राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया।